नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 12th लेवल वालों के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीईटी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने का तरीका आप सबको अच्छी तरह से पता है। जैसे आप अपने एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाओगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहां पर आपको एक एप्लीकेशन ढूंढनी है जिसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको इसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगी और कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन है वो दिखाई देगा, और इसी सेक्शन में देखिए सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। जस्ट इसी के आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वो नजर आता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो शायद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब यहाँ पे खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि देखिए आप पहली बार एसएसओ आईडी के थ्रू है ये फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आपने पहले से ही ओटीआर को कंप्लीट कर लिया है तो इस बार आपको यहाँ पे है ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ई-केवाईसी कैसे की जाती है, इसके लिए हमारा अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहां पे ध्यान रखना है, ओटीआर में आपको गलती नहीं करना है। ओटीआर में गलती हो जाएगी तो इस फॉर्म में भी है वो गलती हो जाएगी। देखिए मेरे केस में जो प्रोसेस है वो यहां पे डायरेक्ट आ चुकी है। यदि आपका ओटीआर अनकंप्लीट है तो यहां पे ये प्रोसेस आपको नहीं दिखाई देगी। पहले ओटीआर का काम कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक बार होम पेज पे मैं यहाँ पे वो क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, क्लिक कीजिएगा और प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर इसी स्टेप पे आप आ जाओगे। अब इस पर जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए आपकी ओटीआर की डिटेल आपको दिखाई देगी। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपका ओटीआर और आपकी जो कैटेगरी है वो सही है या गलत है। अगर आपकी कैटेगरी गलत है तो यहां पे आप अपडेट कर सकते हैं। यदि ओटीआर का डेटा ही गलत है तो फिलहाल आप उसमें अपडेट नहीं कर सकते हैं। अपडेट कैसे करना है, इसकी क्या प्रोसेस है, इसके लिए भी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी जो डिटेल है वो सही है। मैं प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए फॉर्म है वो ओपन हो गया। इसकी 3-4 स्टेप हैं, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए पहली जो स्टेप है वो बेसिक डिटेल। तो बेसिक डिटेल के अंदर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम है, उसका जेंडर है, उसके पिता का नाम है, उसकी डीओबी यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ चुकी है क्योंकि ये ओटीआर से इसने डेटा को उठाया है। अब यहाँ पे कुछ जानकारी आपको यहाँ पे मैनुअल है वो भरना है। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट की माता का नाम आपको भरना पड़ेगा। फिर आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई चेंज है तो देख लीजिएगा, यहाँ से आप चेंज भी है वो कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप दिव्यांग श्रेणी से हैं या फिर शारीरिक विकलांगता का दोष है तो यहाँ पे आप अपने आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा लास्ट में नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो उसकी उप श्रेणी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे धर्म है वो आपको सेलेक्ट करना। इसके बाद यदि आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपको मैरिड सेलेक्ट करना है। आपके जीवन साथी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए मेरे केस के अंदर है काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही ऑटोमेटिक आ चुकी है, मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस एसएसओ आईडी के द्वारा है फॉर्म पहले भी भरे गए थे तो ऑटोमेटिक डेटा है यहाँ पे आ चुका है। चलिए इसके बाद यदि आप यहाँ पे मैरिड हो तो यहाँ पे देखिए आपको बच्चों की संख्या वो डालनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक डेट है वो दी गई है, 1 जून 2002 से पहले कितने बालक बालिकाएं थे और इसके बाद कितने थे। तो पहले वालों की संख्या तो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये संख्या वो डाल रहा हूँ इस तरह से, और दूसरे की यहाँ पे इस तरह से आपको डालना है। तो टोटल संख्या देखिए यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपका एक मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर व्हाट्सएप नंबर भी आपको डालना है। और ये यहाँ पे देखिएगा आरएमएसएसबी बोर्ड की तरफ से व्हाट्सएप के जरिए भी है आपको सूचना दी जाएगी आगे जो आपका एडमिट कार्ड है वगैरह वगैरह, तो ये नंबर आप डालिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी ईमेल है ऑटोमेटिक दिखाई दे रही है, और यहाँ पे देखिए आपकी आधार आईडी है वो भी ऑटोमेटिक दिखाई दे रही है। हालांकि यदि आपके केस में यहाँ पे आधार आईडी नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके आधार का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आधार आईडी डालने के बाद आगे आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो अपने आधार को वेरीफाई है वो कर लीजिएगा, ओटीपी आएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन के लिए प्रोसेस यहाँ से है एक्चुअल में शुरू होती है। अब यहाँ पे देखिए किसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। क्या आप यहाँ पे राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो आपको यस नो में हो जवाब देना है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपके पत्राचार का पूरा पता सही सही लिखना है, इसमें आपको गलती नहीं करनी, आपका जो भी एड्रेस है वो लिखिएगा,
ठीक है, अपना पत्राचार का पता लिखने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेटस आपको दिखाई देगा। अब मेरे केस के अंदर तो यहाँ पे देखिए जन आधार आईडी है, जन आधार मेंबर आईडी भी दिखाई दे रही है, आधार नंबर है और लास्ट में स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है वेरीफाइड बाय कैंडिडेट। इसका मतलब है कि हमारा जन आधार भी वेरीफाई हो चुका है और हमारा आधार भी वेरीफाई हो चुका है। अगर यहाँ पे आपके केस में यहाँ पे वेरीफाइड नहीं आ रहा है तो पहले आपको दोनों ही ये वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर आप इस स्टेप को वो कंप्लीट कर पाओगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एक बार आपसे ये वेरिफिकेशन पूछेगा कि आपने जो मेल आईडी या मोबाइल नंबर डाले हैं क्या वो सही है क्या। यदि सही है तो यस कीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ, हमारी अगली स्टेप आ जाएगी और अगली स्टेप के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल है वो डालना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहले तो आपकी जो भी राष्ट्रीयता है, बाय डिफॉल्ट अपन सभी इंडियन है तो इंडियन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, यहां पर आपका जो होम स्टेट है उसको सिलेक्ट करना है। यदि आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो यहां पे देखिए आपको राजस्थान ऑटोमेटिक दिखाई देगा, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है आपके ओटीआर से उठाया है, तो आपने उस समय राजस्थान सिलेक्ट किया तो राजस्थान आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यदि आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहां पे अपना स्टेट का है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसी अनुसार आपका अपने यहां पे डिस्ट्रिक्ट का वो दिखाई देगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे पूछा गया पूर्व स्थापित, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप दूसरे देश से आके इंडिया में बसे हो क्या, तो मैं यहां पे नो करता हूं। ठीक है, ये हमारे पे लागू नहीं है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए कुछ स्पेशल कैटेगरी है, विशेष श्रेणी है, अगर आप पे लागू होती है तो इन सब में आपको यस करना है। सबसे पहले यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यस करना है। अब जैसे आप यस करोगे तो सर्विस का स्टेटस आपको बताना पड़ेगा। यदि आप ऑन सर्विस हो और एनओसी आपके पास है तो ये सिलेक्ट आपको करना है, एनओसी लेटर है, डेट आपको डालनी पड़ेगी। यदि आप रिटायर्ड कर्मचारी हो तो पीपीओ नंबर और डेट आपको यहां पे डालनी पड़ेगी। मैं यहां पे नो कर रहा हूं। इसके बाद यदि आप कोई खिलाड़ी हैं तो यहां पे आपको यस करना है। अब जैसे आप यहां पे यस करोगे तो यहां पे कौन से खिलाड़ी हो, नेशनल या इंटरनेशनल, किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। उसी के अनुसार आपको खेल का नाम है, संस्था का नाम है, आपने कौन सा पद है वो हासिल किया है, कौन सा आपका नंबर है, वगैरह वगैरह डिटेल आपको यहां पे वो फिल करनी है। मेरे केस में मैं इसे यहां पे वो नो कर रहा हूं। चलिए इसके बाद यदि आप राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग के अंदर फिलहाल स्थायी कर्मचारी हैं तो आपको यहां पे यस करना है। जैसे यस करोगे तो डिपार्टमेंट का नाम आपको यहां पे वो लिखना पड़ेगा। मेरे केस में मैं यहां पे इसको है वो नो कर रहा हूं। इसके बाद यदि आप आयु में छूट लेना चाहते हो तो यहां पे देखिए छूट के कई ऑप्शन आपको है वो मिलने वाले हैं। किस आधार पर आप ये छूट लेना चाहते हो या किस आधार पर आपको ये छूट है वो लागू होती है, इसके लिए आपको जो दिशा निर्देश हैं, जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे विभाग के द्वारा जारी किया गया, इसका आपको अच्छी तरह से अध्ययन है वो कर लेना है। अगर इसके बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो, उसके अंदर हमने डिटेल से जानकारी है वो बताई है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर छूट नहीं लेना चाहते हो आयु के अंदर तो नॉट एप्लीकेबल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे तीसरी स्टेप आ जाएगी जहां पर आपको अपनी एजुकेशन की जानकारी फिल करना है। अब सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए आपको एक चेक बॉक्स वो देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अब यहाँ पे देखिए रेड लाइन में कुछ लिखा गया है, मैं सीधा सीधा मतलब इसका बता देता हूं। देखिए इसका मतलब ये कि जब विभाग चाहे तो आपसे ओरिजिनल दस्तावेज वो मंगवा सकता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल आपने ऑनलाइन जानकारी भरी है, वो सही है गलत है वो बोर्ड को नहीं पता है। अगर बोर्ड को शंका होती है तो वो मंगवा सकता है, इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे देखिए सीईटी 12th लेवल वालों के लिए यहाँ पे दो जो क्वालिफिकेशन है वो कंपलसरी, एक तो कक्षा 10वीं और एक कक्षा 12वीं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको कक्षा 10वीं या फिर आपने जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की है, आपने कॉलेज की है, कोई डिप्लोमा किया है या फिर बीएड वगैरह वगैरह कोई स्पेशल कोर्स आपने किया, तो सबकी जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। देखिए मेरे केस में तो डेटा है ऑटोमेटिक आ चुका है, क्योंकि इस एसएसओ आईडी से पहले है आवेदन फॉर्म भरा गया था, तो पहले वाला डेटा इसने ऑटोमेटिक है वो उठा लिया, बार बार हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे 10वीं की जानकारी भरनी है। विषय क्या है, एज ऑफर आप लिख सकते हैं कि बोर्ड ने हमें जो ऑफर किए थे वो हमने यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे बोर्ड का नाम है, यहाँ पे आपके रोल नंबर है, यहाँ पे आपका परसेंटेज है। अब आपका यहाँ पे परसेंटेज है, सीजीपी है, ग्रेड सिस्टम है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से वर्ष को है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, कौन से साल में कौन सी कक्षा आपने पास की, और यहाँ पे परसेंटेज है वो डाल दीजिएगा। अपनी डिटेल भरने के बाद है आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इस स्टेप के अंदर आपको अपनी फोटो अपलोड करना, और ध्यान रखना आपकी ये जो फोटो रहेगी वो 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे चॉइस का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे देखिए फोटो की जो मिनिमम साइज होगी वो 50 KB होगी और मैक्सिमम जो साइज होगी वो 100 KB होगी, और इसी तरह से सिग्नेचर की साइज 20 KB और मैक्सिमम होगी 50 KB। फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे जेपीजी का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं फोटो अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। चॉइस फाइल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पर आपकी फोटो है उसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी फोटो आ जाएगी, यदि साइज सही रहती है तो।
इसी तरह से आपको यहां से अपना जो भी सिग्नेचर यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो इस तरह से आपके सिग्नेचर वो आ जाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, यहां पर आपको अपनी बॉडी मार्क लिखना है, यानी आपके शरीर पर जो भी एक पहचान चिन्ह है, और ध्यान रखना वो प्राकृतिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं, जैसे कोई जल गया, कोई कटा फटा, वो नहीं डालना है। जो जन्मजात है वही आपको यहाँ पे वो लिखना है, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी और फॉर्म का प्रीव्यू है आपको दिखाई देगा। अभी देखिए फॉर्म का प्रीव्यू है, फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएंगे, और यहाँ पे ये जो आपकी फोटो है इस पे बार कोड है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे इस फॉर्म प्रीव्यू के अंदर आप अपनी डिटेल है एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं आपकी डिटेल में किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती आपको नजर आती है तो लास्ट में आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। पहली स्टेप ओपन हो जाएगी, जिस स्टेप में गलती है उसको ठीक कर लीजिएगा, वापस इसी स्टेप में हमें आ जाएगा। अब दोस्तों यदि आपने यहाँ पे देखिए OTR की KYC की है, तो यहां पे देखिए आपकी OTR की KYC दिखाई देगी। यहां पे लाइव फोटो है दिखाई दे रही है, हैंड राइटिंग है वो भी आपको है वो दिखाई दे रही है। अब कुछ साथी कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पे हैंड राइटिंग है वो गलत अपलोड हो गई, किसी दूसरे की कर दी है, सिग्नेचर अपलोड कर दिए, तो अब क्या होगा, क्या इसे हम चेंज कर सकते हैं क्या? तो फिलहाल आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि देखिए वैसे कोई खास आपको समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन इसको लेके आप टेंशन है वो मत लीजिएगा। मान लेते हैं कि हमारा फॉर्म पूरी तरह से सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्म को आपको फाइनल सबमिट करना है, तो यहाँ पे देखिए इनका घोषणा है, यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स वो देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और लास्ट में फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं इस फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे और भी वीडियो बनानी है आपकी सहायता के लिए। तो जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। और अभी यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए OTR के समय आपने अपनी कैटेगरी के अनुसार है एक बार पेमेंट कर दिया, एक बार पेमेंट हो गया, लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी हो गई। अब आप अपनी SSO ID से जितने चाहो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं कि जब आप फॉर्म भर रहे थे और बीच में किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई, हालांकि देखिए फिलहाल मैंने यहाँ पे फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं किया है, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, लाइट चली गई, कोई बैक की प्रेस हो गई, तो अगर आप दोबारा इस फॉर्म को भरना चाहोगे तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म का लिंक है वो नहीं दिखाई देगा, यहाँ से फॉर्म का जो लिंक है वो गायब हो चुका है। तो अब आप दोबारा फॉर्म कहां से भरोगे, चिंता नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके द्वारा जितने भी फॉर्म भरे गए या फिलहाल जो भी भरे जा रहे हैं उनकी डिटेल आपको दिखाई देगी। तो देखिए मेरे केस के अंदर फिलहाल अपने ये फॉर्म है वो भर रहे थे, और फिलहाल यहाँ पे देखिए इसके आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन नजर आ रखा है। इसका मतलब है कि फिलहाल आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यदि आपको भरना है दोबारा तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, फॉर्म वापस से जैसे पहली स्टेप से ओपन हुआ वहीं से आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, अपना फॉर्म कंप्लीट है वो कर लीजिएगा। जब आपका फॉर्म फाइनल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे देखिए व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको नजर आ जाता है। अगर आपको प्रिंट लेना है, पहले प्रिंट लेना आप भूल गए हैं, तो व्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना। तो इस तरह से देखिए आपका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, और यहां पे देखिए फोटो के ऊपर बार कोड है वो आ जाएगा। हालांकि ये CET ग्रेजुएट लेवल का मैं यहां पे आपको फॉर्म है वो दिखा रहा हूं। बस इसी तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। आशा रखता हूं वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी यदि आपके सामने कोई समस्या है, आपका कोई सवाल है, तो बेझिझक आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।